Hello aspirants, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the chapter number 4 of Geography Class 8. I hope कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस को रिवाइज कर लिया होगा. पिछले क्लास में हमने मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज किया था. दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और आज का जो लेक्चर है हमारा विल फोकस ऑन द टर्म एग्रीकल्चर. ठीक है, हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं. क्लास 8 धीरे धीरे वी आर इंक्रीजिंग आवर लेवल. So I request you all to accordingly complete your syllabus on time. Don't delay watching videos, otherwise you will be in trouble. ठीक है. और कहीं पे भी कोई डाउट होता है you can directly give a call, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं अपने क्वेरीज. तो आपके क्वेरीज को हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे. फाइन. तो चलिए आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. स्टार्ट करते हैं. तो एग्रीकल्चर के ऊपर बात करने के पहले आपको ये चीज जानना है. यू शुड बी नोइंग दैट देर आर देर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. मैंने आपको कल बताया था, राइट, ब्रीफ में. 5 तरह की एक्टिविटीज इकोनॉमी में होती हैं. पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी. व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटी? These are those type of activity which led to the production of your raw materials. ठीक है. All those activity which are connected with extraction and production of natural resources are your primary activity. ऐसी कोई भी activity जो production of natural resources मतलब कि raw material के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होती है? आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है. ठीक है. जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया. एग्रीकल्चर से देखो क्रॉप्स निकलते हैं, रॉ मटेरियल. फिशिंग, फिश इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा. फिशिंग एंड गैदरिंग. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द प्राइमरी एक्टिविटी, जो इनिशियल स्टेज की बात करता है. ठीक है, इनिशियल प्रोडक्शन की बात करता है. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी एक्टिविटी. ये क्या होती है? दीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेस प्राइमरी एक्टिविटी से आए हैं ना निकल के, उनको प्रोसेस करने का काम सेकेंडरी एक्टिविटी होता है. जैसे आपके क्रॉप्स निकले तो वो फूड प्रोडक्शन में जाएंगे. ठीक है, अलग अलग चीजें बनेंगी. टोमेटोज से आपका केचप बनेगा, और वॉट एवर बी वेदर वीट से आपका गेहूं, है ना, चावल से चावल आटा. तो ऑल दीज थिंग्स विच आर concerned about processing of the primary raw material which have been produced in the previous activity, that is your secondary activity. जैसे आपका manufacturing of steel, baking of bread, weaving of cloth, ये सब आपका secondary activity है. Next comes your tertiary activity. इसमें क्या होता है? इसमें services delivery की जाती है. ठीक है. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. ये सर्विस डिलीवरी के लिए होता है. सर्विस डिलीवरी कैन बी हेल्थ केयर, कैन बी एजुकेशन, कैन बी ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट. ठीक है. सो दिस यू नीड टू नो. फाइन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट. आप पहले ये 3 तो आपके मेन एनसीईआरटी में है, बट फॉर ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको 4th वाला भी पता होना चाहिए. जो 4th है वो है आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटी. इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, इनोवेशंस होता है. 5th आपकी है क्विनरी एक्टिविटी. ठीक है. 5th क्या है आपकी? क्विनरी एक्टिविटी. क्विनरी एक्टिविटी में क्या होता है? that now high level decision are taken. ठीक है. हाई लेवल डिसीजन जैसे जो आपके लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव जो कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर उसमें. ठीक है. तो ये जो 5th है आपका वो है क्विनरी. इसमें डिसीजन मेकिंग होता है. ठीक. अब आप देख सकते हो, हियर इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड. जहां जहां पे भी आप ग्रीन कलर देख रहे हो, दैट इज एरेबल लैंड. मतलब कि यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो. देख रहे हो इंडिया में तो आप देख सकते हो काफी कुछ एरेबल लैंड है. नॉर्थ अफ्रीका. अब आप देखिए, अब आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी.
वाई नॉर्थ अफ्रीका में एक भी ग्रीन पॉइंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट है, रिमेंबर, इसीलिए। तो अब आप इससे दिमाग लगाइए। देखिए इंडिया के ऊपर वाला पोर्शन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लद्दाख है, द कोल्ड डेजर्ट। चाइना का ये वाला पोर्शन भी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन नाउ कनेक्ट द डॉट्स। ओके फाइन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। ये प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, क्यों? क्योंकि ये क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक को डील करती है। इनिशियल स्टेज प्रोडक्शन है ये, ठीक है। इन वर्ल्ड 50% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 50% लोग किसमें एंगेज्ड हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एंड इंडिया में आज भी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। फाइन। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट आर वाइटल। ऑब्वियसली सॉइल अगर खराब होगा, नॉट फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर वुड नॉट बी पॉसिबल। क्लाइमेट अगर एक्सट्रीम होगा तो एग्रीकल्चर वुड नॉट बी पॉसिबल। तो they are vital for agriculture activity. And the land on which the crops are grown is arable land. I have already told you, the land which are suitable to grow crops, उनको क्या बोलते हैं? Arable land. Clear? Fine. Now this is our IS mentorship program. You can pause the screen and have a look what all we are providing here. Everything is covered holistically. It's a very comprehensive program. In that you will be having a mentor support as well. Our mentor रियासत अली सर will help you, ठीक है। और ये हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस प्रोग्राम टारगेट्स टू दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नीड सपोर्ट फ्रॉम द बेस ऑफ देयर प्रिपरेशन। तो आप रियासत अली सर के अंडर में रह के काफ़ी कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और एनी क्वेरी के लिए आप ये 2 नंबर में से किसी नंबर पे आप कॉल करिए और जानिए। हमारे बहुत सारे बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। अभी जुलाई में भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं। यू कैन सी रियासत अली सर इज स्टैंडिंग विद ऑल द टॉपर्स हु हैड गॉट immense सपोर्ट फ्रॉम दिस IELTS mentorship program, ठीक है। So if you want to enroll in the latest batch, kindly give a call and ask your query, ठीक है। Fine. Now next important topic is your farm system. Farm system क्या है? Obviously it's related to farming only. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है भाई? सीड्स है, फर्टिलाइजर है, मशीनरी है, लेबर है। ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे चाय बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ मैंडेटरी मिल्क, शुगर एंड योर टी लीव्स, उसके बिना आप चाय नहीं पॉसिबल है। तो वैसे ही फार्मिंग या एग्रीकल्चर के लिए 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशंस मतलब काम, प्रोसेस क्या क्या जरूरी है फार्म सिस्टम में? प्रोसेस क्या क्या जरूरी है? प्लॉइंग, खुदाई करना, सोइंग, बीज लगाना, इरिगेशन, पानी देना, वीडिंग मतलब अननेसेसरी क्रॉप्स को हटा देना, ठीक है, जो फालतू में उग जाते हैं ना वो। और हार्वेस्टिंग मतलब कि जब वो फ्रूट्स या जब वो कंप्लीटली अपना बड़ा हो गया हो तो उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। So these are the most important operations needed in the agriculture. Output, आउटपुट मतलब रिजल्ट में हमको क्रॉप्स मिल सकता है भाई, वूल मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी में इतने ब्यूटीफुल एग्जांपल्स और फोटोज रहते हैं कि यूजिंग फोटोज आल्सो यू कैन गो थ्रू इट। सी इनपुट में मशीनरी, सीड्स, केमिकल। प्रोसेसिंग में देखिए दिस फार्मर इज प्रोसेसिंग, इरिगेशन कर रहा है, पुटिंग वाटर एंड आउटपुट यू आर गेटिंग क्रॉप। फाइन, ओके। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग बेसिकली 2 मेन टाइप्स में कैटेगराइज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जोग्राफिकल कंडीशंस मतलब वहाँ की कंडीशंस कैसे है, क्या वो पहाड़ी जगह है, क्या वो प्लेन एरिया है, क्या वो कोस्टल एरिया है। प्रोड्यूस की डिमांड क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स जाता है, एडेबल चीजें जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स जाता है, क्या? लेबर का कितना आपका अवेलेबिलिटी है? 1 लेबर है, 50 लेबर है। और टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या वहाँ पे ट्रैक्टर है, क्या वहाँ पे जेसीबी है, और फार्मर्स आर नॉर्मली मैनुअली दे आर वर्किंग। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए द फार्मिंग हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स।
फर्स्ट इज योर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज योर कमर्शियल फार्मिंग। मैं मोटा माटी बता दूं, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है खुद के लिए करना, ठीक है। जैसे आपका परिवार है, आप हो एंड यू आर हैविंग योर फैमिली, मॉम डैड सिस्टर एंड यू, ठीक है। नाउ यू आर कल्टिवेटिंग just to fill the stomach of all the 4 people, you, your sister and your mom dad. This is your subsistence farming, जीने के लिए करना। कमर्शियल फार्मिंग होता है लार्ज स्केल में करना, ताकि आप खुद का तो पेट भरो ही, साथ में सोसाइटी का भी भरो, ठीक है। लार्ज स्केल पे करना, प्रॉफिटेबल अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस करना, तो ये होता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो मोटा माटी दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट वन सबसिस्टेंस, इट इज यूज टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मैंने आपको बताया क्यों ये कम में हो रहा है, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, देर इज वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग कम है काम करने के लिए, अकेले काम कर रहे हो तो कितने का ही आप कर लोगे, है ना। आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग दो तरह से कैटेगराइज की जा सकती है, फर्स्ट इज इंटेंसिव, सेकेंड इज प्रिमिटिव, ठीक है। अब इंटेंसिव क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटेंसिव में क्या होता है, फार्मर्स कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है यहाँ पे मजदूर ज्यादा। इंटेंसिव डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटेंसिव, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा है, लेकिन टूल सिंपल है, ठीक है। एक छोटे से जगह पे नॉर्मल टूल यूज करके, लेकिन वहां पे लेबर ज्यादा है, उसको आप इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हो, ठीक है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। ऑब्वियसली आप एक से ज्यादा क्रॉप उगा सकते हो अगर आपके फेवरेबल कंडीशंस हैं, प्रॉपर सनलाइट है, फर्टाइल एरिया है। राइस जो है वो मेन क्रॉप है, अदर क्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं, गेहूं, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। ऑल्सो दिस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। थिकली पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड है तभी तो आपके लेबर ज्यादा है ना, ऑब्वियसली। नाउ कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। तो ये है आपकी इंटेंसिव फार्मिंग। आई होप क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या होती है भाई, अब इसमें 3 चीजें आती हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नो सॉरी 2 चीजें आती हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, ये दोबारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है बताइए, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डिक्शनरी मीनिंग होता है पुराने समय से जो चलता आ रहा है, एंशियंट। तो उसमें 2 चीजें हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। अब आप देख सकते हो जितने भी मैंने 4 जगह का नाम लिया, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं, दे आर हैविंग ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। these are areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetable। मैंने आपको बताया फॉरेस्ट है तो भाई पानी तो होगा ही, हैवी रेन्स होंगे तभी तो फॉरेस्ट बना होगा। हाउ दे आर डन, अ प्लॉट ऑफ लैंड, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डेफिनेशन है गाइस, ठीक है। सी व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। ये एक प्लॉट है आपका लैंड, यहाँ पे आपका काम हो गया है, आपने जो है जो आपको उगाना था वो आपने कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सूखे पत्ते को बिछा देते हैं, दे यूज टू फेल द ट्रीज, ठीक है, लीव्स, एंड दे बर्न देम। अब इस एरिया को बर्न कर देते हैं वो, ठीक है, कंप्लीटली दे आर बर्न। द एशेज आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। अब जो राख बची है उसको सॉइल में बढ़िया से ये लोग प्लॉ कर लेते हैं, तो उससे क्या है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है और क्रॉप्स को उगा दिया जाता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ऐश से। आफ्टर द सॉइल लूजेस द फर्टिलिटी, द लैंड इज अबैंडन्ड एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लॉट। अब एक समय के बाद क्या होता है, लगातार आप जलाओगे, जलाते जाओगे तो ये सॉइल अपने आप फर्टिलिटी लूज कर देता है। जहां पे एक समय में इट वाज एबल टू
हैविंग ए कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 क्रॉप्स, वो एक समय पे आने के बाद बस 10 क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। तो इस पॉइंट पे क्या करता है फार्मर, इस लैंड को छोड़ देता है, ठीक है, अबैंडन कर देता है, छोड़ देता है, एंड देन ही मूव्स टू द न्यू प्लॉट, फ्रेश प्लॉट, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स इट, ठीक है, शिफ्ट टू अ न्यू प्लॉट, इसीलिए इसका नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द फार्मर कीप्स ऑन शिफ्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस प्रोसेस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अब आप समझ जाओगे स्लैश एंड बर्न क्या होता है ना, जलाओ, उगाओ, भागो, ठीक है, वही है। नोमैडिक हर्डिंग, द नेक्स्ट टर्म इन योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia, some parts of India like Rajasthan, Jammu Kashmir. ये जनरली उस एरिया में किया जा रहा है, आप मैंने जितने भी प्लेसेस बताए जहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लेस है, डेजर्ट टाइप के एरिया में प्रोडक्टिविटी इज लेस, ऑन दैट टाइप ऑफ एरिया नोमैडिक हर्डिंग इज डन। अब इसमें करते क्या है लोग, व्हाट इज द मेथड? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस, हर्ड्समैन मतलब जो चराते हैं, देखो ये बंदा दिख रहा है आपको, ही इज, ये बंदा देखो वो चरा रहे हैं अपने एनिमल्स को, कैटल्स को। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर, उनके खाने को ढूंढते ढूंढते अलग अलग जगह जाते हैं, एंड वाटर के लिए अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स, उनका एक रास्ता बना हुआ है। शीप, कैमल, याक, गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड, रियर्ड मतलब पालना, ठीक है। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their family, और ये herders और जो family है इसको आप वो sell भी करते हैं commercial purpose, and through this they are earning. Sell ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ये subsistence में आ रहा है, तो they are not, उतना ज़्यादा selling नहीं होती है, normal आस पड़ोस में दे दिए तो हो रहा है। इस process में क्या आ रहा है, primitive intensive है ना, तो इसमें आपके जो इसमें क्या हो रहा है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है ना ये, तो सबसिस्टेंस में अपने ही लोगों का पेट भरते हैं पहले, ठीक है, दैट इज द थिंग। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। दो टाइप्स के फार्मिंग, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। अभी तक हमने सबसिस्टेंस पढ़ा, सबसिस्टेंस में दो आते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव में इंटेंसिव आपको समझ में आ गया, प्रिमिटिव में दो आता है, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ये। नाउ कमिंग टू द न्यू टॉपिक, दैट इज योर कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फार्मिंग जो है वो दो तरह से कर सकते हो, या तो आप खुद के पेट भरने के लिए करो, या तो आप दूसरों को भी बेचो, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। सबसिस्टेंस में दो आते हैं, क्या क्या थे बताइए, व्हाट आर दे सबसिस्टेंस में? प्रिमिटिव और इंटेंसिव, इंटेंसिव और प्रिमिटिव, ठीक है, दो आते हैं, इंटेंसिव, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, तो ये चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग, इसमें जो है क्रॉप्स को उगाया जाता है और एनिमल्स को पाला जाता है फॉर सेल इन द मार्केट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेन फोकस इज टू डू बिजनेस, टू अर्न मनी इन ए लार्ज स्केल। देख रहे हो आप, फार्मिंग हो रही है बड़े लेवल पे, देखो गेहूं उगाया जा रहा है। The area cultivated and amount of capital used is large. Obviously, if they are aiming to sell in the market, everything should be large. Most of the work is done by machines. अब इसमें आपके क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं देखिए, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एक एक को हम समझते हैं। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, अब इसमें क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। जो क्रॉप्स हैं बेसिकली वो जो है कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो हो रहे हैं, जैसे वीट, मेज, ठीक है। एरियाज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। जब विंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता ही होगा टेम्परेट रीजन में विंटर्स आते हैं बहुत तेज, क्योंकि वहां पे सनरेज डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं,
तो उससे क्या होता है, ग्रोइंग सीजन छोटी हो जाती है एंड ओनली सिंगल क्रॉप इज अलाउड टू ग्रो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, जो लैंड है आपकी वो ग्रोइंग फूड के लिए तो है ही, फॉडर क्रॉप्स के लिए भी है, लेकिन वहां पे लाइफ स्टॉक भी रियर हो रहे हैं, मतलब पशुपालन के साथ साथ आपके क्रॉप्स को उगाया जा रहा है. एरियाज देख लो, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. फाइन. थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज योर प्लांटेशंस. प्लांटेशंस का मतलब क्या है भाई, it is nothing but only a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. एक ही crop. ठीक है. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or nearby factories, thus require transportation facilities. जो निकलते हैं यहाँ से प्रोड्यूस, या तो वो यहीं पे प्रोसेस हो जाते हैं या आपको फैक्ट्रीज में लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन हिमालयाज, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल. ये आप समझ गए हो. ठीक है. फेमस प्लांटेशन क्रॉप्स. मेजर क्रॉप्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज योर राइस, चावल. मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप है भाई, नो डाउटेडली. इट्स अ स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ऑब्वियसली ये तो आप खुद भी फील करते होगे, राइट. स्टेपल डाइट है ये, मतलब नेसेसरी है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इट इज मेन फूड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. राइट. इट नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. तीनों का मिक्सचर बहुत जरूरी है. दीज आर द कंडीशंस फॉर द ग्रोइंग ऑफ राइस. वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहाँ पे ग्रो अच्छा होता है, एलुवियल क्लेई सॉइल में. एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, जहाँ पे रिवर नीचे आ जाती है, और वहां पे क्लेई सॉइल भी हो तो और अच्छी बात है. विच कैन रिटेन वाटर, जो पानी को होल्ड रख सके, तभी तो ह्यूमिडिटी रहेगी ना. ठीक है. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया. मतलब इंडिया सेकेंड नंबर पे. फर्स्ट कम्स योर चाइना, देन कम्स योर इंडिया. थर्ड पे आपका जापान, श्रीलंका एंड देन इजिप्ट. वीट. वीट के बारे में अगर हम बात करें, गेहूं. इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. दो अलग अलग बातें हैं. जब आप वीट को उगा रहे हो तब टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ना तो ज्यादा ठंड ना तो ज्यादा गर्मी, और रेनफॉल होनी चाहिए. और जब आप उसको निकाल रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, तो ब्राइट सनशाइन, चमकदार हमारा सूरज होना चाहिए. ठीक है. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. मतलब वेल ड्रेन्ड मतलब पानी नहीं होना चाहिए उसमें. इट इज अपोजिट ऑफ योर राइस. इसमें इट शुड होल्ड वाटर, वाटर रिटेंशन शुड बी देयर, कैन रिटेन वाटर, बट हियर इट शुड बी वेल ड्रेन्ड. कहाँ पे ग्रो होते हैं, यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर. इसीलिए वीट जो है आपका राबी क्रॉप है. I hope you all know the two main crops, wheat, kharif and rabi, है ना. खरीफ क्रॉप दे आर ग्रोन इन, चलो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मैं आपको नहीं बताऊंगी. यू नीड टू राइट अबाउट खरीफ का ग्रोइंग टाइम क्या है, और ये आपका राबी का ग्रोइंग टाइम क्या. एक और आता है जैद. 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स आर देयर, यू नीड टू टेल. ठीक है. Millets. Millets are very important guys for coming UPSC CSE examination, because 2023 is your international year of millets. है ना, मोटे अनाज. They are also known as coarse grain, वही मोटा अनाज, that can be grown on less fertile and sandy soil. भाई अगर सॉइल नहीं भी फर्टाइल है ना, तभी भी ये ग्रो हो जाते हैं. और ये इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है दैट दे फुलफिल ऑल द डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी. मतलब ऐसे कितने अच्छे क्रॉप्स हैं. वी शुड बी स्विचिंग टू दिस, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो ये कहीं भी ग्रो हो सकते हैं. इनके लिए कोई झमेला नहीं है कि भाई चमकदार सूरज हो, बहुत तेज पानी हो. किसी भी सॉइल में अगर लेस फर्टाइल भी है तो भी ग्रो हो जाएंगे. और साथ ही साथ ग्रो तो हो रहे हैं, साथ ही साथ दे आर प्रोवाइडिंग वेरी मच न्यूट्रिशियस बेनिफिट ऑल्सो.
It is a hard crops that need low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Low से high rainfall भी होगी तो चलेगी. जौर, बाजरा, रागी, ये सब आपके मिलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं भाई. इंडिया के अलावा नाइजीरिया, चाइना और नाइगर में आपको मिलेंगे. ये आपका मिलेट्स. नेक्स्ट इज योर मेज. It requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soil. कहाँ पे ग्रो होते हैं? नॉर्थ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, रशिया, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको. कॉटन. कॉटन का तो भाई बहुत नखरे हैं. क्यों नखरे हैं? इनको टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए और 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री डे होना चाहिए. मतलब बर्फ का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए. कंटिन्यूअस 210 दिन, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होने चाहिए. और ब्राइट सनशाइन, मतलब इनको सब चाहिए महाराजा जी को. ठीक है. टेम्परेचर भी हाई, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए और ब्राइट सनशाइन भी चाहिए. चलो रेनफॉल में थोड़ा सा इन्होंने माफ कर दिया. ओके. ब्लैक और एलुवियल सॉइल में बेटर ग्रो होते हैं कॉटन, इसलिए आपके डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज्यादा मिलेगा. महाराष्ट्र रीजन साइड डेक्कन प्लेट्यू इज हैविंग ब्लैक सॉइल, तो वहां पे आपको मिलेगा. यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट जो है वो मेन प्रोड्यूसर्स. It is one of the main raw materials for cotton textile industry. Obviously very basic thing. जूट. जूट को हम क्या बोलते हैं? जूट is also known as your golden fiber. It grows well on alluvial soil and it requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. इनका भी बहुत वो है नखरे, देख सकते हैं आप. ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं, इसीलिए तो गोल्डन फाइबर बोला गया ना. इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स. कॉफी, द मोस्ट फेमस ड्रिंक. इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. जनरली ये हिली एरियाज में ज्यादा बेटर ग्रो होते हैं. ठीक है. ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया फॉर कॉफी. चाय भाई, पानी के पहले भी इंडियंस लव टू हैव टी. It's a beverage crop grown on plantation. Plantation मैंने बताया, growing a single crop in a very large scale. It requires well-drained loamy soil and gentle slopes. Gentle slopes ऐसा, steep slope नहीं. Requires cool climate and well-distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. बारिश हर समय होनी चाहिए इनको, है ना. Labor in large number so that they can pick leaves. Kenya, Sri Lanka, China, India are having good quality production. Now let us talk about a new topic. जितने भी मैंने crops बताए, they are extremely important. Please make a chart and then you revise it. Agricultural development. अब agriculture का development होना is agricultural development, where efforts are being made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. जैसे जैसे population बढ़ रही है, लोगों के डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं और उस डिमांड को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ेगा. तो दैट इज योर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. हाउ वी कैन अचीव इट? दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया. भाई जगह बड़ा कर दो. आप पहले आप इतने में उगा रहे थे, अभी आप इतने में उगाइए. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स. पहले आप 10 उगा रहे थे, आप 50 उगाओ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंप्रूविंग इरिगेशन. पानी प्रॉपरली देना. यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. फर्टिलाइजर का यूज बेटर करो ताकि यील्डिंग अच्छी हो. हाउएवर दिस विल लोअर द सॉइल फर्टिलिटी आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी. ऑब्वियसली लोगों तक हर कोने में अपना खाना पहुंचे, फूड पहुंचे, क्रॉप पहुंचे, इसीलिए जो है किया जा रहा है. फार्म इन इंडिया. ठीक है. एक फार्म के बारे में एनसीईआरटी में बात किया है. स्मॉल साइज फार्मलैंड. यूज HIV सीड्स परचेज फ्रॉम मार्केट. टेक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट. यूज ट्रैक्टर्स और बुलक कार्ट्स फॉर प्लॉइंग द फील्ड. यूज ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशनल एक्टिविटीज. ये जो है ना, दिस इज लाइक ए स्टोरी. एक फार्म है, एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है. एक फार्म है, तो वो फार्म को कैसे मेंटेन कर रहे हैं फार्मर, वो आपको
दिया गया है। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके एक बार गो थ्रू करिए तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, नथिंग मच टू रीड अबाउट इट। ओके, अब यूएस में फार्म कैसा है, ये इंडिया का फार्म है, ये यूएस का फार्म है। बहुत सुंदर कंपैरिजन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो प्लीज दिस इज योर होमवर्क दैट प्लीज पॉज स्क्रीन and go through both the stories and try to analyze how conditions are different in India and USA. Clear? तो आपको better understanding होगी between two countries. This is also your USA. मतलब आपको लास्ट में पता चलेगा कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वहीं पे यूएस की बात करें तो इट इज़ वेरी मच एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है वो, ठीक है। इट इज़ यूजिंग वेरी गुड टेक्नोलॉजीज, लेबर आर इंटेंसिव, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको जब आप दोनों स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे यूएस का स्थिति है, देखो सैटेलाइट से भी लिंक है इनका एग्रीकल्चरल फील्ड, इंडिया का उतना अच्छा नहीं होगा, बट हाउ एवर गवर्नमेंट जो है इस सालों में बहुत कुछ की है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों स्टोरीज को पढ़ोगे और आफ्टर reading both the stories you need to do one important thing, you need to write down all the recent initiatives which have been done by government of India to promote this farm development. Clear? And so with this our chapter has been completed. We'll meet in the next chapter, that is your chapter number 5. एंड तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अब बहुत जल्दी क्लास 8 भी खत्म होने वाली है, फिर क्लास 9th आ जाएगा, फिर 10th आ जाएगा, तो धीरे धीरे वील बी कवरिंग। ओके देन वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।